हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन स्टॉक। सो अभी हम लोग देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक अच्छा क्लोजिंग बाउंस दिया है। ओके अगर आप लोगों ने मार्केट देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल हो रहा था। ओवरऑल निफ्टी एंड एवरीवेयर वो लाइक मार्केट हर जगह गिर रहा था, बट अचानक से कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छा बाउंस आया था। क्लोजिंग ऑफ मार्केट 3 बजे से लेकर 3 बजे 30 मिनट पे एक अच्छा बाउंस आया है और इस स्टॉक में एक अच्छा ड्रॉप दिखा था अगर आप देखेंगे, और उस ड्रॉप से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। तो इस रिकवरी का कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर ये रिकवरी एक लाइक सम हमेशा की जगह एक ट्रैप है, उसको समझेंगे क्या है ये चीज़ और इस स्टॉक को लाने का क्या रीज़न है। इस ट्रेडिंग अराउंड 2900 और ज़्यादा दूर नहीं है 3000 के लेवल को टच करने से। काफ़ी दिनों से इसका वेट हो रहा है 3000 के लेवल का। जब से इसने 2000 की रेंज 2500 की रेंज को 2021 में टच किया था, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग ये विद इन लाइक अब तो ये जाकर ही रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये नीचे आया और उसके बाद 2 साल का समय ले लिया। 2022 भी पूरा खाया, उसके बाद 2023 भी पूरा खा लिया। अब 2024 में लास्ट क्वार्टर आ गया है और ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। क्या ये सक्सेसफुल होगा, 3000 के उस लेवल को टच करेगा या उसके ऊपर जाएगा, देखने वाली बात है और उसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम स्टॉक के ऊपर वो 4 चीज़ें देखेंगे जो हम हर वीडियो में देखते हैं। वो क्या है? वो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी हिस्ट्री, सेकंड मूविंग ऑन टू द फंडामेंटल्स, थर्ड मूविंग ऑन टू द न्यूज़, एंड साथ ही साथ हम लोग उसके देखेंगे प्राइस फॉरकास्ट को। उसके बाद हम लोग फाइनली देखेंगे इसके टेक्निकल लेवल्स को। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ नीचे बटन पे जाके क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आई होप आप सभी को पता है हैवी वेट है हमारे निफ्टी 50 का। अगर ये स्टॉक चलता है तो ये अपने साथ निफ्टी 50 को ऐसे खींचता है जैसे कोई टो ट्रक किसी भी ट्रक गाड़ी को खींच के लेकर जाता है ईजिली। ओके फिर मतलब नहीं होता गाड़ी ख़राब है कैसी है, ये मार्केट में एक पॉजिटिव लुक दे देता है। ओके और अगर बात करते हैं ये जब नेगेटिव होता है तो मार्केट को ये लेकर नीचे भी चला जाता है। बट अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो मार्केट के जितने भी हैवी वेट्स हैं उनमें धीमे धीमे एक प्रॉफिट बुकिंग की बात करें या फिर शॉर्ट सेलिंग की बात करें, वो चीज़ दिख रही है। आप एच की बात करें, आप रिलायंस की बात करें, आप इसके अलावा एच की बात करें, तो ये सब के सब गिर रहे हैं। एक स्टॉक है जिसने काफ़ी अच्छा मूव दिया इस बीच में, वो है एयरटेल। आई होप आप लोगों ने उस रैली का एंजॉय किया बिकॉज हमारे जितने भी यूटीए के मेंबर्स हैं उन्होंने सभी ने एंजॉय किया, और जितने भी हमारे मेंबर्स एसीटी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं दे हैव एंजॉयड अ गुड रैली इन एयरटेल। ओके अगेन अभी हमारे सामने रिलायंस आया है। रिलायंस हैव शोन अ ट्रमेंडस लाइक अप मूव। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 2200 के बाद इतना ऊपर आ जाएगा, बट वी वर लाइक श्योर कि ये अब कुछ दिनों में ही 3000 जाने वाला है, और वही हुआ विद इन लाइक क्वार्टर, 2 क्वार्टर का टाइम लिया और वापस ऊपर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस मंथ की कैंडल, 2 कैंडल तो बहुत ही लाइक एक्सप्लोसिव बनी हुई कैंडल्स हैं। ओके आप देखेंगे कि फॉर्मेशन कितने प्यारे लग रहे हैं। ब्रेकआउट है, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है, और ऐसा भी नहीं छोटा सा जाके एक अच्छे लेवल के साथ। उसके बाद अभी हमारा ये फेब का मंथ चल रहा है, एवरीवन इज़ होपिंग कि इस बार ही क्रॉस कर देगा, बट व्हाट आई नो कि हमेशा ही रिलायंस कोशिश करता है कि थोड़ा सा एक शॉक दे, माइट कि ये शॉक दे सकता है थोड़ा सा और नेक्स्ट मंथ ये टच कर जाए। बट ये हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्च के एंड तक ये स्टॉक हमको 3000 के ऊपर मिलेगा। अगर ये मार्च से पहले कर देता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट वी आर एक्सपेक्टिंग जो मैक्सिमम टाइम हमें लग रहा है वो मार्च एंड है, और उससे पहले ही आपको 3000 के ऊपर का लेवल टच होता हुआ दिखा दे। ऑलमोस्ट 100 तो इसने आज टच ही कर लिया है। 100 पॉइंट्स में थोड़ा ये तंग तो करेगा ही, काफ़ी लोग इसमें कोई घुसने की कोशिश करेंगे बार बार, बट ये हर बार थोड़ा उनको डराएगा, फिर नीचे लाएगा, फिर अचानक से ऊपर चला जाएगा। चलिए एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये स्टॉक एक्चुअल चलना कहाँ से शुरू हुआ था। ये स्टॉक 2017 से एक्चुअली इन एक्चुअल टर्म्स में चलना स्टार्ट हुआ था। एवरीवन नोज बिकॉज ऑफ जियो। एक काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस लेकर आए थे ये लोग, 4G सिम्स का। पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड हुआ और उसने सभी बिजनेसेस को, टेलीकॉम बिजनेसेस को बंद कर दिया। नाउ बात करते हैं इसके ओवरऑल मार्केट हिस्ट्री की। काफ़ी ही स्टेबल स्टॉक था, ऑयल एंड बिजनेस में काम करता था। काफ़ी अलग बिजनेस हैं इसके, मल्टीपल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स इनके पास हमेशा से ही थे। ये कपड़ों से लेकर ऑयल इवन हर चीज़ में बिजनेस करते थे, बट ये कभी भी टेलीकॉम में इतना इंडल्ज नहीं थे। टेलीकॉम में थे बट इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, इनका एक बहुत छोटा सा पार्ट हुआ करता था CDMA के। तो
आफ्टर लाइक 2015 इन्होंने जो मूव स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस मूव में इन्होंने कभी बैक ऑफ नहीं किया और लगातार अप एंड मूव देता गया ये स्टॉक, बिकॉज इसके प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ गए थे। और किसी भी स्टॉक के जब प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं तो वो स्टॉक कभी रुकता नहीं है, वो सिर्फ भागता 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 है। काफ़ी समय तक ये एक ही रेंज में चला है, थोड़ी सी रेंज, 100 रुपीज़ की विद इन रेंज चला। बट अगर मैं बात करूँ 2003 के हिसाब से 100 रुपये इज़ अ गुड वैल्यू, ओके। और उसके बाद इसने एक अप मूव दिया इन द ईयर ऑफ 2003, देन उसके बाद ये अच्छा खासा इसने टॉप मारा इन द ईयर ऑफ 2007। 8 में अच्छा खासा डाउनफॉल आया था बिकॉज मार्केट क्रैश हुआ था, तो इस ये कैसे दूर रहता। आफ्टर दैट एक रिकवरी आने की कोशिश की, फिर इसने कुछ साल तक 2009 से लेकर 2017 तक एक ही रेंज में रहा। इन 2017 इसने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और एक काफ़ी अच्छा मूव देना स्टार्ट किया और लगातार देता रहा। 2020 में एक अच्छा फॉल आया था, आप लोग सभी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आया था, 771 रुपीज़ के बराबर ये स्टॉक आ गया था, ओके। बट इसके बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी दी और आप रिकवरी में देख सकते हो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा हाई बनाया। इट मेड अ हाई ऑफ 2100 और उसके बाद न्यूज़ फ्लो तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि कितने कितने बड़े प्लेयर्स ने, वर्ल्ड के बहुत बड़े प्लेयर्स ने, सभी ने इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा अपना फंड इन्वेस्ट किया है। सो एवरीवन हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक, तो इसीलिए बनता है निफ्टी 50 का हैवी वेट, ओके। और इस स्टॉक की आप अगर स्टोरी देखें तो बहुत ही लाजवाब है। इतना हैवी वेट होने के बावजूद भी अगर ये इतने अच्छे मूव्स दे पा रहा है तो इट शोज़ कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट है। ओवरऑल अगर बात करें तो जो म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा आ रहा है, काफ़ी हद तक वो पैसा ना घुमा फिरा के रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में ही जाता है। हाई क्वालिटी स्टॉक, हाई रिटर्निंग स्टॉक्स कौन नहीं पसंद करता है, राइट। सो दैट्स ऑल ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। हिस्ट्री ऑन चार्ट्स यहीं तक रहेगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को फटाफट, अदरवाइज दिस वीडियो विल गो फॉर लॉन्ग, ओके। ना अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स में मैं आपको बता दूं, इस कंपनी को फाउंड करने वाले धीरूभाई हीराचंद अंबानी थे, जिन्होंने 1966 में इस कंपनी को फाउंड किया था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, अभी भी वहीं पे है, ओके। ये कंपनी किन सेगमेंट्स में काम करती है, वो ये रहे, ऑयल टू केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फ्यू अदर्स, ठीक है। अब इनके पास ऑलमोस्ट इस फील्ड में हर चीज़ ये लोग इस समय कैटर कर रहे हैं, हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। ये एक ओवरव्यू है, अगर आपको डिटेल ओवरव्यू जाना है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी डिटेल मिलेगी मल्टीपल पेजेस की, बिकॉज दिस कंपनी हैव लाइक मल्टीपल सब्सिडीज, मल्टीपल वेंचर्स और काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स। चलिए इस कंपनी की बात करते हैं, इसकी ओनरशिप किसके पास है। टू डेट अगर आप बात करें तो इस कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर्स इस मार्केट में अवेलेबल हैं वो 50% के आसपास हैं, 50.42% के शेयर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के क्लोजली हेल्ड शेयर कितने, 49%। ये कंपनी अभी भी क्लोजली हेल्ड की जा रही है कंपनी के द्वारा, 49% हेल्ड किए जा रहे हैं। तो कभी भी अगर इनको फील होता है कि मार्केट में कोई टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, हॉस्टाइल टेक ओवर की कोशिश कर रहा है, तो ये चाहे बस 2 से 4% बाय करके मार्केट से आराम से उस बंदे को हॉस्टाइल टेक ओवर से रोक सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, और इतनी बड़ी कंपनी जो एक हाई वेटेज कंपनी है, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी और काफ़ी अच्छी ओनरशिप पैटर्न है। चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 27.89 के एक्स पे ये प्ले कर रही है राइट नाउ। अर्निंग्स के मुकाबले ये 27.89 एक्स पे ये ट्रेड कर रही है। अगर मैं सेल्स की बात करूँ, सेल्स के मुकाबले ये 2.22 एक्स पे बात कर रहे हैं, ओके। कोई ज़्यादा एक्सप्लोजिव इनका पी नहीं है, ओके। रीज़न बीइंग है काफ़ी बहुत स्प्रेड हो चुका है इनका स्टॉक, जिन्होंने होल्ड करके रखा है वो जल्दी सेल नहीं करते हैं। मार्केट में बहुत ही कम अमाउंट का शेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, जो हर साल धीमे धीमे कम होता जा रहा है, बिकॉज एवरी वन इज़ एक्यूमुलेटिंग बट दे आर नॉट सेलिंग, राइट। जो लोग एक्यूमुलेट करके बैठ जा रहे हैं बहुत मुश्किल से इस स्टॉक को निकालते भी हैं, तो इन द रेयर केसेस, बहुत ही कम रेयर केसेस में, बहुत ही कम केसेस में आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसा भूचाल आया हो कि मार्केट खाली हो रहा हो, और जब भी ऐसा होता है तो कोई ना कोई एडिशनल मनी ऐड करके उसको वापस ऊपर ले आता है, ओके। अगर हम इसकी वैल्यूएशंस का चार्ट देखें, इसकी वैल्यूएशन की चार्ट में आपको समझ में आएगा कि 2018 में इसकी समवेयर अराउंड पी 20 पे था, और ये पी जो हाईएस्ट गया है वो 28.99 तक गया अभी तक, और करेंटली ये थोड़ा डाउन आया था इन 2022, और 2023 के अराउंड की बात करूँ तो ये अभी भी फेयरली वैल्यूड है, कोई ज़्यादा हाईली वैल्यूड नहीं दिख रहा है अगर आप चार्ट की बात करें और प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें।
चलिए अब रिलायंस की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ आपने देखेंगे 2018 में ये समवेयर अराउंड 5.6 ट्रिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करती थी। करंटली ये कंपनी 8.76 ट्रिलियंस का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अच्छी ग्रोथ है। प्रीवियस ईयर के मुकाबले बात करें तो 6.95 से वो चेंज होकर 8.76 हुआ है। और नेट इनकम की बात करें प्रीवियस ईयर से 607.05 बिलियंस थी, वो 660.02 बिलियंस हुई है। मार्जिन की बात करें, थोड़ा मार्जिन में थोड़ा डिप आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया। ओके, बट अगर इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी वैल्यूएशन, इतनी बड़ी रेवेन्यूज़ पर अगर वो प्ले कर रही है तो दिस इज़ अ बिग। ओके, और चलिए फिर अब इस स्टॉक का बात करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिविडेंड पार्ट। तो डिविडेंड में अगर आप देखें, ये कंपनी 0.31 का यील्ड दे रखी है लेटेस्ट में, और ओवरऑल देखा जाए पुराने 2018 के समय से तो इनका यील्ड थोड़ा सा कम दिख रहा है 0.48 के मुकाबले, जो कि 0.39 हो रखा है। आई होप ये एक अच्छा डिविडेंड और दें जिससे ये यील्ड बढ़ जाए, बट ये नॉर्मल है, जब कोई अच्छी हाई ग्रोथ कंपनी होती है तो डिविडेंड्स वो कम कर देती है। ज़्यादातर पैसा वो अपना फ्यूचर एक्सपेंशन और कंपनी को ग्रो करने में कोशिश करती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट ऑफ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी की एक्चुअल ग्राउंड में वैल्यू क्या है? ये अगर कंपनी 3,000 रुपये के आसपास जाने की कोशिश कर रही है तो एक्चुअल बुक्स में कीमत क्या है? इस कंपनी की अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूँ तो वो 1100 रुपये के आसपास है। करंटली जो ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो 2900 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये 2800 और 2800 नहीं बोलूँगा, ये समवेयर अराउंड 1800 रुपीज़ का इसके अंदर प्रीमियम चल रहा है। ओके, ये कंपनी प्रीमियम पे चल रही है 1800 रुपीज़ के, जो इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देख के एक बहुत ही फेयर वैल्यू है, कोई ज़्यादा हाईली हाइप्ड वैल्यू नहीं है। बात कर लेते हैं इस कंपनी की लगातार रेवेन्यूज़ की। अगर आप रेवेन्यूज़ पे बात करें तो ये कंपनी आप देखेंगे हर क्वार्टर में एक अच्छा रेवेन्यू का नंबर दे रही है, हर एक क्वार्टर में। साथ ही साथ इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो इसके नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिख रहा है हर क्वार्टर में। और अगर बात करूं मैं ईयरली डेटा की, ईयरली डेटा में ये कंपनी पिछले साल तक इसने जो अर्निंग की थी उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये कंपनी पिछले साल के मुकाबले उसको क्रॉस करके उससे ज़्यादा अर्निंग तो कर ही चुकी है। बट अगर मैं बात करता हूँ इसकी डायलूटेड या फिर ईपीएस की, तो वो हर साल बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। दिस शोज़ की कंपनी के अंदर ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी के लिए वैल्यू जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी उसके शेयर होल्डर के लिए हर क्वार्टर एक अच्छी अर्निंग कर रही है, और एक अच्छी अर्निंग कर रही है उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो करंटली इस साल की बात करूँ तो इसने अभी तक 103 रुपये कमा कर रखे हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, चलिए ये है ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वैल्यूशन। अगर कुछ लोग चाहें तो इसके एडवांस भी वैल्यूशंस पे जा सकते हैं अगर आप निकालना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं ईपीएस को, आई नो ईपीएस एक बहुत ही बेसिक वैल्यूएशन पार्ट हो जाता है, बट जब आप स्टॉक मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स 3 मंथ 4 मंथ, तो ईपीएस इज़ ओके। ओके, अगर आप लाइक 1 साल 2 साल 5 साल का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ईपीएस वैल्यू नहीं देगा सही है। आपको जाना चाहिए फाइनेंशियल मॉडलिंग करवा के इस स्टॉक का प्रॉपर एक एनालिसिस कराइए। आप जो डेप्थ से इनकम हो रही है और डेप्थ का जो पार्ट है इस कंपनी के अंदर, उसको भी देखना ज़रूरी है, बिकॉज ईपीएस में हम लोग डेप्थ के पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू दी न्यूज़ फ्लो। अगर न्यूज़ फ्लो की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, और आज ही ये न्यूज़ आई है। GOBP CEO says will expand to over 7,000 EV चार्जिंग पॉइंट्स इन कमिंग फिजिकल। इस नेक्स्ट जो फिजिकल ये स्टार्ट होने वाला 2024-25, उसके अंदर ये कंपनी टारगेट कर रही है 7,000 EV चार्जिंग पॉइंट्स का। ये ऑल ओवर इंडिया में 7,000 कुछ पॉइंट्स लगाने चाह रहे हैं। ओके, इनके पास काफ़ी अच्छे फ्यूल आउटलेट्स हैं, तो हर एक फ्यूल आउटलेट में अगर ये लगा देंगे तो इट विल गिव अ ग्रेट बूस्ट टू आर ईवी इकोनॉमी। ओके, तो ईवी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, और ये काफ़ी बड़ा प्लेयर भी है ईवी के अगर बेनिफिट होगा तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्लान्स किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे बजट में फंड एलोकेट किया हुआ है फॉर द पार्ट ऑफ ईवी एंड ऑल। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या न्यूज़ चल रही है इस स्टॉक से रिलेटेड। ओके, या रिकॉर्ड है इसने मार ही दिया है। सो रिलायंस बोधी ट्री सेट फॉर 60% स्टेक्स इन डिज्नी। ओके, रिलायंस और बोधी ट्री डिज्नी के अंदर 60% स्टेक के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है,
डिज्नी रीचेस डील विद वायाकॉम, ठीक है, ये भी बेकार है। कोई अच्छी न्यूज़ देखते हैं जिसमें इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा कोई इन्होंने एसोसिएशन की हो, या फिर कोई बहुत अच्छा सब्सिडी किसी को बाय किया हो, कुछ इस टाइप की न्यूज़ मैं देख रहा हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं आई है। ज़्यादातर जो न्यूज़ेज़ आई हैं उससे इसकी वैल्यूएशन से रिलेटेड आई है, या फिर इसके पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस से रिलेटेड आई है, लेकिन ज़्यादा कोई पुरानी न्यूज़ नहीं। ये स्टॉक इतना बड़ा है कि इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ हमेशा आती ही रहती है, कोई ना कोई नया एनालिसिस को हमेशा वैल्यू ही करता रहता है। आप देखेंगे जेफरीज ने इसका प्राइस टारगेट एडजस्ट कर दिया है 3,140 रुपये में, जो कि पहले था 3,125 रुपये, उसे इंक्रीज़ करके इन्होंने 140 कर दिया। बिकॉज अगेन इन्होंने जब रिजल्ट्स देखे होंगे बहुत अच्छी वैल्यूएशन, या फिर जो प्रॉफिट निकल के आया बुक्स के अंदर, ईपीएस को देखा होगा कि कंपनी ने और 100-200 रुपये 20-50 रुपये और कमा लिए, तो उसको उन्होंने ऐड कर दिया इन द प्राइस। ओके, तो ये था इनका। नोमुरा ने भी ऐड किया हुआ है, नोमुरा में भी नोमुरा सो नोमुरा ने भी इसका प्राइस टारगेट एडजस्ट किया है, इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 3,165 पे, जो कि पहले था 2,985। सो ओवरऑल सब काफ़ी सारे एनालिस्ट ने इसके प्राइस टारगेट्स को इंक्रीज़ किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और बड़ी न्यूज़ की। इसमें और कोई बड़ी न्यूज़ चल रही है क्या? ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ओके, सिटी ने भी रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, न्यूट्रल रखा है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। नाउ मूविंग ऑन डाउन डाउन डाउन, लेट्स सी कोई और बड़ी न्यूज़ मिल रही है क्या। हम जनवरी तक देखेंगे, दिसंबर को नहीं देखेंगे, दिसंबर ऑलरेडी निकल चुका है हमारा, और उसकी न्यूज़ेस बहुत पुरानी हो चुकी हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये स्टॉक बहुत ही बड़ा स्टॉक है, हैवी वेट है, तो इसके ऊपर न्यूज़ हमेशा कुछ ना कुछ आती रहती है। जियो फिनांस, ओके, जियो फिनांस बहुत अच्छा पार्ट था, आप सभी को पता है, जिन जिनके पास रिलायंस का स्टॉक था उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है जियो फिनांस, उसकी अलग बेनिफिट है। और ये स्टॉक और अपने आप में खुद में भी रन कर रहा है, तो दिस शोज अनदर रैली, दिस इज़ अ गुड पार्ट। नाउ अब देखते हैं और कोई बड़ी न्यूज़। जनवरी 15 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एल्केम सेज टू एक्वायर REC Solar Norway as from REC Solar Holdings. So Alkem to acquire industrial area in Norway. Says signed an agreement to acquire REC Solar Norway as from REC Solar Holdings as a subsidiary of Reliance Industries. ओके, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है राइट नो। हर एक ऐसा बिजनेस, जो भी ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, तो उसमें घुस रहे हैं। अभी इन्होंने सोलर में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये कंपनी REC सोलर जो नॉर्वे की है उसको उठा रही है, ठीक है। तो अगर कोई बेट करना चाह रहा है ग्रीन एनर्जी पे, काफ़ी लोग बेट कर रहे हैं अदानी ग्रीन्स के ऊपर, तो कुछ लोग चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी बेट कर सकते हैं उस मामले में, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा हैवी वेट है और इसके पास अच्छा खासा पाइपलाइन भी है। ओके, क्योंकि आप जाएंगे तो अदानी ग्रीन्स की बुक्स देखेंगे तो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बुक। आपको वो अलग साइट्स के बिजनेस से या फिर कहीं से सेटल करके वो बिज़नेस अगर डूबता भी है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं और देखते हैं इसके बाद और कोई न्यूज़ इसके बाद। जनवरी, ठीक है, रिलायंस से स्पेसिफिक कोई खास और फिर न्यूज़ हमको निकल के नहीं आ रही है। इंडियन टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, अंबानी वांट्स रिलायंस टू इमर्ज एज पायनियर AI डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। ये एंड ऑफ द दिसंबर में आया था 2023 में। अंबानी चाह रहे हैं कि ये कंपनी AI डेवलपमेंट में भी काफ़ी आगे निकल के आए। तो एज यू नो गाइज कि AI बहुत बड़ा पार्ट है इस समय, जो AI में एंट्री कर जाएगा उसकी ग्रोथ फिनोमिनल होगी। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के प्राइस फॉरकास्ट की, तो एनालिस्ट के हिसाब से ये कंपनी कम से कम 2,200 रुपये का मिनिमम लेवल दे सकती है, जो कि ऑलरेडी एक बार ये देकर आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ। एवरेज प्राइस जो इस स्टॉक का है वो 2,985 रुपीज़ है, मतलब 2,985 रुपये के आसपास का इसका एवरेज प्राइस है, जो अभी 2.9 मतलब 3% के आसपास अभी दूर है। ओके, जो कि हमें लगता है कुछ दिनों में दिखने वाला है। और अगर बात करूँ हाईएस्ट पॉइंट की, वो 3,369 रुपीज़ है, जो सारे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को टच करने का। आप फॉरकास्ट की बात करें EPS के, तो आप देख सकते हैं 30.71 का EPS का प्लान चल रहा है। ओके, ये फॉरकास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप देखते हैं ये लोग क्या देते हैं। ये तो हमेशा की बात है कि ज़्यादातर चांसेस में कंपनीज क्या करती हैं, जितना भी एस्टिमेटेड EPS होता है उससे उसी के अराउंड या उससे थोड़ा कम ही देती हैं। बट आप देखेंगे रिलायंस ने पहले एक बार इन द 4th क्वार्टर ऑफ 2022 एस्टिमेटेड था 24 का, बट इन्होंने 28 का EPS रिपोर्ट किया था। तो हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि Q4 में काफ़ी अच्छा वैल्यू हमें इस बार भी दिखेगा। पिछली बार इन्होंने 28 का दिया था, तो इस बार कंपनी काफ़ी अच्छा वैसे ही कर चुकी है, और Q4 के रिजल्ट के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इसी के अराउंड देगी। तो दिस शोज़ की कंपनी की हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बार टॉप मारेगा।
सो दिस इज़ ऑन ईपीएस पार्ट। बात करते हैं इसके रेवेन्यू की फोरकास्ट की। रेवेन्यू फोरकास्ट में कुछ खास दिख नहीं रहा है, बस Q4 का रेवेन्यू फोरकास्ट है, तो वो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस है उसी के आसपास है। सो दिस इज़ ऑल ऑन प्राइस फोरकास्ट ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। चलिए, अब हम लोगों ने सारी चीज़ें इस स्टॉक के बारे में जान ली। आई होप आपको इस स्टॉक के बारे में सब कुछ पता हो गया हो। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कैसा लगा, आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए। सो रिलायंस में हमने ऑलमोस्ट 3 चीज़ें देख ली हैं। इसकी हिस्ट्री देख ली है, इसका फंडामेंटल देख लिए, इसकी प्राइस फोकस देख लिया, इसकी न्यूज़ देख लिए। अब आप मुझे बताइए, आपको ये सब जानने के बाद ये स्टॉक कैसा लगता है। कमेंट में आप नीचे लिख के मुझे बताइए कौन सा ऐसा लेवल है, अगर वो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मिल जाए तो आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। न्यूज़ देखने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल पार्ट में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द एक मंथली ओवरव्यू से। पिछले कई महीनों से लगातार ये स्टॉक हायर क्लोजिंग्स दे रहा है। इस महीने में ये हल्का सा अप गया है, तो हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस बार 3000 क्रॉस कर लेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये उसके पास जाएगा, बट शायद 3000 ना क्रॉस करे, बिकॉज ये आई थिंक अगले महीने का वेट करेगा। ओके, नेक्स्ट मंथ आपको ये डेफिनेटली, मार्च तो डेफिनेटली है कि ये 3000 के ऊपर जा रहा है, बट ये फेबररी में जा रहा है तो थोड़ी कम प्रोबेबिलिटीज़ है। ओके, बट ओवरऑल जा ही रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको थोड़ा हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। बात करते हैं इस स्टॉक की आज की ट्रेडिंग सेटअप की, आज किस तरीके से इसने मूव ऑन किया है। आप देखेंगे ये स्टॉक आज ओपन हुआ था समवेयर अराउंड 2900 के अराउंड ही ओपन हुआ था, बट उसके बाद पूरे दिन नीचे रहा। लगातार मार्केट में एक अच्छा फॉल दिखा, एक इसने ड्रॉप लास्ट पॉइंट टच किया था 2854 रुपीज़ का। ओके, ये लेवल को टच करने के बाद ये स्टॉक धीमे 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 रिकवरी स्टार्ट हुआ, और उसने रिकवरी करते करते क्लोजिंग जो दिया है वो 2916 रुपीज़ के आसपास दे दिया है। एक हाई बनाया था इसने 2918 के आसपास, हाई बना के नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर आप ACT टूल यूज़र हैं, आप लोग जानते हैं इस फॉर्मेशन का मतलब, इसकी वैल्यू क्या है आप सभी लोग जानते हैं। ये कहाँ पे ओपन हो सकता है नेक्स्ट डे पे, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। बात करते हैं इसके टारगेट्स की, क्या हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि हमको 2949 के ऊपर का लेवल मिल जाए। ओके, हम लोग 3000 की तरफ चल दें, और मैं जैसे बताया चांसेस हैं कि छू भी सकता है, ये क्रॉस भी कर सकता है 3000 को, बट मेरा जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा मार्च तक का। मार्च तक हम लोग वेट करेंगे ना। बात करते हैं नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल्स हैं जिनमें एक अच्छा सपोर्ट या फिर दोबारा से री एंट्री कोई बंदा प्लान कर सकता है। तो नीचे की तरफ अगर बात की जाए, जस्ट गिव ए मिनट। ओके, या तो फर्स्ट लेवल जो हमको मिल रहा है वो आज समवेयर अराउंड हम लोग का 6 फरवरी का था, 6 फरवरी को मिला था हमें 2840 के अराउंड था। ये वो एक रेंज है पहला। ओके, और नीचे की तरफ फिर मिलता है 2665 के अराउंड। ठीक है, ये सबसे पहले सपोर्ट्स हैं हमारे। बात कर लेते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम की, और जो बेटर होता है डेली की बात कर लेते हैं, जो हमेशा ही बेस्ट होता है। आप देखेंगे प्राइस रिजेक्शन की कैंडल बन रही है, और एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बन रहा है। ओके, इसे एक हैंगिंग मैन पैटर्न भी बोला जाता है, काफ़ी जगह पे बोला गया है। कब जब भी किसी एक हाई या टॉप पे कोई स्टॉक इस टाइप का फॉर्मेशन बनाता है, दिस शोज़ की मार्केट में नेक्स्ट डे तो ओपनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बट वो एक डाउनफॉल लेकर आएगी। क्या वो ये इस फॉर्मेशन में होता हुआ दिखेगा? लेट्स सी। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको जैसे मैंने बताया मंथली पे कि हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ आए, बट फिर उसके बाद ये पक्का मार्च में तो वापस रिवर्स मारने वाला ही है। कोई ऐसा फॉर्मेशन और ख़ास दिख नहीं रहा है। बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स पे जो लेवल्स मिल रहे हैं वो ये है। पहला एसएल है, इस जो फॉर्मेशन जो ट्रेड सेटअप क्रिएट हुआ है उसका फॉर्मेशन का जो एसएल बन रहा है वो 2868 के अराउंड बन रहा है। इसके नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है तो ये सेटअप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर बात करते हैं नया सेटअप, अगर कोई एंट्री करने का प्लान कर रहा है तो 2819 के आसपास वो एक लेवल है जहाँ पे प्लान किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल ऑन रिलायंस। ये सारे लेवल्स हैं, इनको आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये काम आएगा ये चीज़। रिलायंस एनालिसिस एंड सेल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप दीजिए, लाइक दीजिए। देन अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम एक कंप्लीट एनालिसिस लेकर आएँ, तो वो आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। जिस भी स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें मिलेंगे, हम उस स्टॉक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस लेकर आएंगे। ओके एवरीवन, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।
This video is intended solely for educational purposes, and we do not offer trading tips or advisories. The content presented reflects our best knowledge, and we have no intention of causing harm to anyone's reputation or opposing any specific views. We welcome suggestions and emphasize that the video represents our perspectives on the discussed topic. We have been a NISM certified mutual fund distributor for the past 7 years. NISM was established in 2006 by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). We are not SEBI registered financial advisors. We request all the listeners to do their research before mobilizing their money or making any financial decision.